कहानी गुजरात के वलसाड जिले की है। तारीख थी 28 अगस्त, साल था 2022। वलसाड जिले में एक नहर के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी। रास्ते से गुजरता हुआ शख्स जब उस गाड़ी को देखता है तब उसको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वहां पर आम तौर पर गाड़ियां खड़ी नहीं होती थी। वो शख्स उस सुनसान खड़ी गाड़ी को देखकर पुलिस को फोन मिलाता है और पुलिस को उस गाड़ी के बारे में बताता है। पुलिस की एक पेट्रोलिंग की कार मौके पर पहुंचती है और पुलिस के जवान जब उस गाड़ी के पास जाते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गाड़ी की पिछली सीट पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। वो लाश ढकी हुई नहीं थी, एकदम खुली पड़ी थी, तो उसको लाश को देखकर बताया जा सकता था कि वो एक औरत की लाश है। पुलिस के जवान आगे के आला अफसरों को इत्तला करते हैं, फॉरेंसिक टीम को इत्तला किया जाता है। सभी मौके पर पहुंचते हैं। जब फॉरेंसिक टीम उस लाश को उस गाड़ी से बाहर निकालती है तब देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उसका गला घोट कर कत्ल किया गया है, क्योंकि गले के ऊपर काफ़ी निशान थे जबरन पकड़ने के। बिना पोस्टमार्टम के ही क्लियर हो गया था कि गला घोटकर इसका कत्ल हुआ है। खैर, फिर भी आगे लाश को पोस्टमार्टम की जांच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस लग जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस का सबसे पहला चैलेंज था कि लाश की शिनाख्त करना कि वो कौन है, कहाँ की है, क्या नाम है उसका। तो इसके लिए पुलिस ने गाड़ी के आसपास, गाड़ी के अंदर मोबाइल, कुछ आई कार्ड की तलाश करनी चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे इस लाश की शिनाख्त हो। लेकिन जिसने भी उसका कत्ल किया था उसने सब कुछ साफ कर दिया था और वहाँ पर ना फ़ोन था, ना कोई आई कार्ड था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे उस औरत की पहचान की जा सके। तो यहाँ पर पुलिस अब अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करती है। आसपास के सभी थानों के अंदर पुलिस एक सूचना देती है कि लास्ट के 1-2 दिन के अंदर महिला की कौन सी मिसिंग की कंप्लेंट फाइल हुई हैं, वो सारी फाइल्स हमें चाहिए, वो सारी केसेस हमें चाहिए। तो थोड़ी सी जांच के बाद में पता चल जाता है कि पिछली ही रात यानी कि 27 अगस्त की रात को ही एक महिला की मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हुई है। वो कंप्लेंट हरीश बलसारा नाम के शख्स ने दर्ज कराई थी। उस कंप्लेंट में लिखा गया था कि 27 अगस्त की शाम को उसकी पत्नी वैशाली बलसारा अपने घर से निकली, अपनी खुद की कार लेकर। वो घर से अकेली ही निकली थी और घर से जब गई थी तब बोल कर गई थी कि मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊंगी। वो गाड़ी लेकर चली जाती है, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आती है। शाम से रात हो जाती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पति को थोड़ी टेंशन होने लगती है। वो आसपास इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, रिश्तेदारों के यहाँ पूछता है, दोस्तों के यहाँ पूछता है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुराग नहीं मिलता है वैशाली का। आखिरकार वो पुलिस स्टेशन में आकर ये मिसिंग की कंप्लेंट फाइल करा देता है। अब सबसे पहले पुलिस हरीश बलसारा को फ़ोन मिलाती है और उनको बोलती है कि आप ज़रा हॉस्पिटल आइए और हॉस्पिटल में आपको लाश की शिनाख्त करनी है। हरीश तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और जैसे ही वो उस लाश को देखता है वो पहली नज़र में पहचान कर लेता है उसको वैशाली बलसारा के तौर पर। वो उसकी ही पत्नी थी और फूट फूट कर रोने लगता है। अब लाश की शिनाख्त हो गई तो पुलिस का दूसरा चैलेंज शुरू होता है, वो है कातिल की खोज करना, कौन है असली कातिल। तो सबसे पहले जो पुलिस का शक जाता है वो जाता है हरीश बलसारा के ऊपर। वैशाली बलसारा का पति हरीश बलसारा सबसे पहले पुलिस के शक के दायरे में आता है। पुलिस हरीश बलसारा से कई घंटों तक इंटरोगेशन करती है। पुलिस की एक टीम हरीश बलसारा के घर जाती है, वहाँ पर आस पड़ोसियों से पूछताछ करती है हरीश और वैशाली के रिश्ते के बारे में। लेकिन सभी पड़ोसी यही बताते हैं कि हरीश और वैशाली बलसारा दोनों बहुत ही अच्छे पति पत्नी थे, दोनों एकदम खुश रहते थे, इनके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े जैसी बात नहीं थी। पुलिस ने भी कई घंटों तक हरीश से पूछताछ की, लेकिन उस पूछताछ के अंदर भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया जिससे हरीश के ऊपर शक किया जा सके। तो अब यहाँ से हरीश पुलिस के शक के दायरे से बाहर हो चुका था। अब पुलिस वापस से अपने बेसिक्स पर आ जाती है कातिल को पकड़ने के लिए। वो सबसे पहले तो हरीश के घर से लेकर जहाँ पर वो गाड़ी मिली उसके उस रास्ते के बीच में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे सभी सीसीटीवी की पुलिस फुटेज निकलवाती है और उनको सभी को जांच करती है। दूसरा, वो वैशाली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने का फैसला करते हैं। ये 2 काम थे जिनसे पुलिस को कुछ लीड मिल सकती थी। पुलिस की 2 अलग अलग टीमें इन दोनों कामों पर लग जाती हैं और इत्तेफाक से यहाँ से कुछ सफलता भी मिलती है, यहाँ से कुछ लीड भी मिलती है। जब कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तब पता चला कि वैशाली जब अपने घर से निकली थी तब वो अपने पति को बताकर नहीं निकली थी कि वो किससे मिलने जा रही है। उसने अपने पति को बस इतना बताया था कि वो किसी से मिलने जा रही है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। और कई बार पहले भी वो ऐसे जा चुकी थी, थोड़ी देर में वो वापस आ जाया करती थी। तो हरीश ने भी इतना ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए कि किसके पास जा रही हो, उसने भी उसको आराम से भेज दिया। अब जब वो अपने घर से निकली थी गाड़ी लेकर तब वैशाली के पास एक नंबर से कॉल आया था और उस कॉल को वैशाली ने अटेंड किया था और वैशाली के फ़ोन में वो नंबर दर्ज भी था, कॉन्टैक्ट में था वो नंबर। उसके बाद में जब वैशाली का कत्ल हो गया या फिर जिस वक्त वैशाली का अप्रोक्सीमेट कत्ल हुआ उस वक्त भी वैशाली के फ़ोन पर उस नंबर से कॉल आया था। वो नंबर पुलिस के शक के दायरे में आता है।
पुलिस इस नंबर की और परतें निकालती है, उस नंबर के बारे में और जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि वो नंबर एक बबीता नाम की लड़की का है। बबीता कौन? दरअसल बबीता एक अच्छी खासी दोस्त थी वैशाली की। वैशाली की सबसे अच्छी मित्र थी वो। हरेश से भी बबीता के बारे में पूछा गया तो हरेश ने भी कहा कि वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब दूसरी तरफ सीसीटीवी के भी रिजल्ट आ जाते हैं, तो सीसीटीवी में भी जो नहर थी जिसके पास गाड़ी मिली थी, उस नहर के पास से शाम की जिस वक्त कत्ल हुआ था, उस वक्त बबीता को गुजरते हुए देखा जा सकता था। वो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। यानी कि जिस वक्त जहां पर कत्ल हुआ था वैशाली का, वहां पर उसका फोन आया था बबीता का, और जिस जगह पर कत्ल हुआ था उस जगह से थोड़ी ही दूर पर उस नहर के पास में बबीता को देखा गया था। ये दो ऐसे सबूत थे जो कि सीधा सीधा इशारा कर रहे थे बबीता की ओर, और इन दो सबूतों के बाद में पुलिस को भी 101% क्लियर हो गया था कि हो न हो कातिल बबीता ही है, बबीता का ही किया धरा है ये सब कुछ। पुलिस की एक टीम फौरन बबीता के घर पहुंचती है, लेकिन जब वो पुलिस वाले बबीता से आमने सामने होते हैं, पुलिस वाले भी एक अजीब तरह की उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि बबीता 9 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस महीने बबीता को बच्चा होने वाला था, कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी। तो ऐसे हालात में जब वो पेट से है, उसको कभी भी बच्चा हो सकता है, पुलिस ने ठीक नहीं समझा एक कत्ल के मामले में पूछताछ करने के लिए। जब पुलिस स्टेशन में बबीता को वो लेकर आएंगे और पुलिस स्टेशन में कल को कुछ अगर अनहोनी हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तब पुलिस की बहुत बेइज्जती होगी, पुलिस को बहुत बैकलेस मिलेगा। तो पुलिस उस वक्त नॉर्मल बबीता से पूछताछ करती है कि आप बबीता की दोस्त थी ऐसे वैसे, और एकदम नॉर्मल पूछताछ करके पुलिस की कर्मचारी वापस पुलिस स्टेशन लौट आते हैं और वापस वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाते हैं कि असली कातिल कौन है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बबीता ही असली कातिल है। वो वैशाली की पूरी कुंडली निकालते हैं, कहीं कोई ऐसा तो शख्स नहीं जिससे जाति दुश्मनी हो वैशाली की और उसने वैशाली को मार दिया हो या फिर मरवा दिया हो। पूरे परिवार की हिस्ट्री निकाली जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी दूसरा क्लू नहीं मिलता जो कि किसी और पर इशारा करता हो। पुलिस के पास ले देकर एक सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड्स, ये दो चीज़ें थी, और ये दोनों चीज़ें सीधा का सीधा बबीता की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन बबीता थी पेट से। पुलिस अजीब सी उलझन में थी, लेकिन पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने फैसला किया कि वो हिम्मत करेंगे और बबीता से पूछताछ करेंगे। तो एक रोज पुलिस के कर्मचारी 2 महिला कांस्टेबल के साथ एक बार फिर से पहुंच जाते हैं बबीता के घर। बबीता को सबसे पहले वो पूछते हैं कि क्या तुमने जिस रात वैशाली का कत्ल हुआ, क्या तुमने वैशाली को फ़ोन किया था? तो बबीता कहती है कि हाँ, हम दोनों अच्छी खासी दोस्त हैं, हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती और हम अक्सर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, और उस रात भी, उस शाम भी मैंने उससे फ़ोन किया था, उससे बात की थी। पुलिस ने भी जब चेक किया तो कॉल रिकॉर्ड्स में ये साफ था कि कई बार बबीता और वैशाली की बातें हुआ करती थी। पुलिस ने दूसरा सवाल किया बबीता से। उन्होंने बबीता से पूछा कि क्या उस रात 27 अगस्त की रात तुम जहाँ पर वैशाली की लाश मिली उस साइड गई थी, उस नहर के पास गई थी? तो बबीता ने कहा कि नहीं, मैं उस साइड नहीं गई थी। लेकिन पुलिस के कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार और उस सीसीटीवी में भी वो कैद हुई थी, जिसके अनुसार वो उस नहर के पास या फिर बबीता की जहाँ पर लाश मिली उसके पास गई थी। पुलिस ने बबीता को कहा कि देखिए, हमारे पास आपका कॉल रिकॉर्ड है पूरा, और आप सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको दिखा सकते हैं। इन दोनों के अनुसार आप उस शाम उस एरिया में गई थी, उस साइड गई थी। तो बबीता बोलती है कि हाँ, मुझे याद आया, मैं मिलने गई थी। वैशाली ने मुझे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। तो वैशाली बोली मैं भी यहीं पर हूँ। तो हम यहाँ पर ऐसे चलते फिरते 2 मिनट के लिए मिल लिए थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं वापस घर आ गई थी। अब इसके बाद में पुलिस बबीता से तीसरा सवाल करती है। दरअसल ये सवाल एक झूठा सवाल था, पुलिस का एक ये मनगढ़ंत सवाल था। पुलिस बबीता से बोलती है कि क्या तुमने उस रात वैशाली के साथ गाड़ी में किसी और को भी देखा था? तो बबीता बोलती है कि हाँ, उस रात वैशाली के साथ गाड़ी में 2 और शख्स थे। वो कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन वो वैशाली के साथ गाड़ी में थे। पुलिस बबीता के सामने एक फ़ोटो रखती है कि क्या यही उन दोनों में से एक शख्स है? बबीता बोलती है कि हाँ, यही था वैशाली के साथ उस रात गाड़ी के अंदर। अब यहाँ से बबीता का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस बोलती है कि आप प्रेग्नेंट है, इसलिए हम आपका लिहाज कर रहे हैं, मतलब आप झूठ मत बोलिए, जो सच है वो हमें बता दीजिए, क्योंकि ये फ़ोटो हमें भी नहीं पता है कि ये किसकी है, ये जो शख्स है इसका नाम क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है। दरअसल पुलिस ने ऐसे ही थाने से एक फ़ोटो उठाकर लाकर बबीता के सामने रख दी कि क्या ये था, उसका कोई इस केस से लेन देन नहीं था, और बबीता ने कह दिया कि हाँ, वो उस रात उसके साथ गाड़ी में था। तो यहाँ से बबीता का पर्दाफाश हो जाता है। बबीता को भी एहसास हो गया था कि उसकी सारी पोल खुल चुकी है। इसके बाद में बबीता यहाँ पर टूट जाती है और सच बताना शुरू करती है, पूरी कहानी बताना शुरू करती है।
बबीता बताती है कि तकरीबन 1 साल पहले वो इस मोहल्ले के अंदर, इस एरिया के अंदर आकर बसी थी। धीरे धीरे उसकी वक्त के साथ वैशाली से दोस्ती हो गई। कई बार आपस में मिले जुले, टकराए, थोड़ी दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती आगे चलकर हमारी काफ़ी गहरी हो गई। इसी दौरान मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी। पैसों के बारे में मैंने वैशाली को कहा कि मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, तो वैशाली ने भी बेझिझक बबीता को पैसे दे दिए। एक बार पैसे दिए, बबीता ने फिर से पैसों की डिमांड की, वैशाली ने फिर से पैसे दे दिए। ऐसे कई अलग अलग किस्तों के अंदर वैशाली ने पूरे 25 लाख रुपए बबीता को दे दिए। अब वैशाली ने भी डिमांड करना शुरू की वापस की, भी मेरे पैसे कब लौटा रही है, मेरे पैसे कब लौटा रही है। बबीता के पास देने को कुछ भी था नहीं। बबीता सोची कि वो तो यहाँ पर फंस गई। उसने पैसे ले तो लिए, लेकिन अब वो पैसे देगी कैसे, और बार बार डिमांड करे जा रही थी वैशाली। तो बबीता यहाँ पर अब प्लान बनाना शुरू करती है। वो अपने फेसबुक के ग्रुप के ऊपर लिखती है कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है, यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब है मुझे किसी का कत्ल करवाना है। और इत्तेफाक से उस ग्रुप के अंदर 2 ऐसे शख्स थे जो कि सुपारी किलर थे, जो कि पैसे लेकर लोगों के कत्ल किया करते थे। वो दोनों बबीता से प्राइवेटली कांटेक्ट करते हैं, बबीता से पूछते हैं किसका कत्ल करना है। तो बबीता बताती है कि एक वैशाली नाम की लड़की का आपको कत्ल करना है। वो दोनों लड़की बबीता से 10 लाख रुपयों की डिमांड करते हैं इस कत्ल को अंजाम देने के लिए, लेकिन बात 8 लाख में आकर पक्की हो जाती है। बबीता उन सुपारी किलर्स को 8 लाख रुपए देने वाली थी अपनी परम मित्र वैशाली का कत्ल करवाने के लिए। अब प्लान के मुताबिक 27 अगस्त 2022 की शाम को बबीता वैशाली को फ़ोन करती है और बोलती है कि देख बहन, मेरे पास अभी 8 लाख रुपए हैं, तो ये 8 लाख रुपए मैं तुझे दे देती हूँ, ऐसे 2-3 किस्तों में मैं तेरे सारे पैसे चुका दूंगी। वैशाली भी सोची अच्छा है, थोड़ी थोड़ी दे रही है, वो भी बहुत अच्छा है। तो वैशाली अपने घर से गाड़ी लेकर निकलती है। वो बताती नहीं है अपने पति को वो कहाँ पर जा रही है। बबीता उसको उस डैम के पास या फिर उस नहर के पास बुलाती है। तो बबीता और वो दोनों सुपारी किलर, ये तीनों शख्स जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब ये 2 अनजान शख्स गाड़ी में आकर बैठते हैं, तब वैशाली सवाल करती है कि ये दोनों कौन हैं। तो बबीता बताती है कि ये दोनों मेरे कजन्स हैं। 8 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम मैं अकेले नहीं ला सकती, कुछ भी गलत हो सकता है। ऐसे ही बातों बातों में एक सुपारी किलर वैशाली को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसने क्लोरोफॉर्म, रुमाल वुमाल सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था और बातों ही बातों में वो उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म का रुमाल लगा देता है और वैशाली मौके पर ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वो उसका गला घोट कर वैशाली का कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद में जो 8 लाख रुपए वैशाली लाई थी अपनी दोस्त को देने के लिए, कत्ल करने के बाद में जो 8 लाख रुपए की फीस थी जो उन कातिलों की, सुपारी किलर्स की, वो बबीता उन दोनों को दे देती है। वो दोनों गाड़ी लेकर थोड़ा आगे जाकर उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लगा देते हैं। बबीता की लाश को पिछले सीट के ऊपर वो रख देते हैं और दूसरी तरफ जो बबीता थी वो वापस अपने घर आ जाती है। ऐसे करके बबीता अपनी दोस्त का कत्ल करवा देती है 8 लाख रुपए के अंदर, क्योंकि वो दोस्त उससे 25 लाख रुपए मांग रही थी जो कि उसने उधार लिए थे। और बबीता जितना भी सब कुछ बबीता ने किया, उस वक्त बबीता पेट से थी। इसी दौरान अब जब ये सारा सब कुछ केस का खुलासा हो जाता है, तब जो वैशाली का पति था हरीश, उसको भी शौक लगता है। शौक इस बात का कि 25 लाख रुपए वैशाली ने बबीता को कब दे दिए, उसको कानो कान कोई खबर भी नहीं थी। यानी कि वैशाली ने 25 लाख रुपए बबीता को दे दिए बिना हरीश को बताए। हरीश को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वैशाली ने बबीता को 25 लाख रुपए दे रखे हैं। और वैशाली ने अपने घर से 25 लाख रुपए नहीं लिए थे, घर में जो बैंक अकाउंट था उससे 25 लाख रुपए नहीं निकलवाए थे। हरीश को ये भी नहीं पता कि वो 25 लाख रुपए वैशाली लाई कहाँ से। ये सब कुछ वैशाली बता सकती थी, और वैशाली अब इस दुनिया में है नहीं। तो ये मिस्ट्री हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गई कि वो 25 लाख रुपए वैशाली लेकर कहाँ से आई। खैर दोस्तों, यही थी कहानी आज की। आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे और भी वारदात सुनने के लिए, देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।